लड़ना होगा, इसको जेल जाना होगा, इसको सड़कें बंद करनी होगी। अगर हम ये ना कर पाए तो अब इन्होंने मेरठ में स्थापित कर दिया है मनुस्मृति कोर्ट स्थापित कर दिया मेरठ के। वो जल्दी आजमगढ़ में भी होगा, इसको ज्यादा तो पूरे भारत में धीरे धीरे सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। बोल गया भीम आर्मी के लोग बाबा साहब को मानते संविधान बोल मानते, लेकिन अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको डंडा पसंद है, तैयार है। और जैसे प्रशासन लगातार फर्जी मुकदमा फंसा रहा है, तो प्रशासन के लोगों से अनुरोध करता हूँ, देखिए देश जो है वो आरएसएस की व्यवस्था से नहीं चल रहा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ पर धाराएं हैं, आईपीसी है, और अगर कोई गलत करता है तो उसको आप मुकदमा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप गलत मुकदमे लगा करके दलित समाज के लोगों को या मुस्लिम समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को जेल भेजने का काम करें, तो भीम आर्मी पूरी ताकत से आवाज़ उठाए, क्योंकि भीम आर्मी जब आवाज़ उठाती है तो देश का प्रधानमंत्री जानता है फिर क्या होता। सर अभी जो सत्यमेव जयते जो हमारे प्रधान दलित प्रधान थे, उनकी हत्या हो गई और उसके एवज में अपना सुख दुख व्यतीत करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोग हमारे दलित पहुँचे थे भाई। उसमें से शासन के द्वारा जो 400 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया, प्लस 70 से 80 गाड़ियाँ जो जब्त की गई है, अभी तक प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है मंडल कमेटी की तरफ से। उसके बारे में प्रशासन शांत हुआ है, उसके बारे में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो वो हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर कुछ भी किया जा रहा है। हमारे एक प्रधान की हत्या की गई, ये शर्म की बात है देश की सरकार की कि जिम्मेदार साथी अगर हत्या हो जाती है तो हमने आपको हत्या, उस हत्या के बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। भारत के अंदर सरकार जो संविधान की शपथ लेकर के चल रही है, तो संविधान का हनन करती है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं मिलने देती है। उधर कहीं उधर दूसरी जगह कोई और कोई अदर जातियों के साथ जो मामले होते हैं, सवर्णों के साथ जो मामले होते हैं, सारे नेताओं के घर चले जाते हैं और सरकार उनकी व्यवस्था करती है। तो सरकार ये जो जातीय भेदभाव पूरे प्रदेश में फैला रही है, बहुत गलत है। तो प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों की आपने बाइकें जब्त करती है, ठीक कर दी। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं हत्या हुई है और वहाँ पर लोग ना गए, ये हमेशा होता रहा है देश आंदोलन का। अगर उसके बीच में आप स्पेशल करके दलितों को फंसाने का काम करेंगे तो ये गलत है। ऐसे अधिकारियों को याद रखा जाएगा। अधिकारियों के पास अपनी गलती सुधारने का समय, अपनी गलती सुधारें, गलती सुधार कर जिन लोगों की बाइकें को वापस करें, वरना हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मजबूरी से हमने अच्छे वकील किए हैं, कोर्ट में मिल रहा है। सर हमारा जो भारत आज 70 साल पहले जो आज कदर से गुजर रहा है, जिस स्थिति से आज हमारे भारत की जीडीपी जो है -23.9% चल रही है, उसके बारे में आपको क्या? देखिए, मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए, अगर वो देश नहीं चला पाते तो अगर वो वाकई देशभक्त है तो उनको तत्काल प्रभाव से देश की गति छोड़ देनी चाहिए। ये कह देना चाहिए कि भाई हम देश नहीं चला पा रहे, किसी योग्य व्यक्ति को देश की गति पर बिठा दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, इतना झूठ बोलते हैं। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, देश का निजीकरण किया गया, वो देश का समझ में नहीं आ रहा कि निजीकरण करने पर क्यों लगे। आज तक इस विश्व में किसी की जीडीपी इतनी नहीं चली गई भारत, जबकि भारत एक अच्छा सक्षम देश है। मुझे जो लगता है कि आरएसएस की व्यवस्था के तहत जो सरकार चल रही है, वो ये चाहती है कि आने वाले समय में देश में चुनाव ना, यानी कि देश में लोकतंत्र ना रहे। वो देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, वो देश के अंदर मनु की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है वो देश को गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं। मन को चेतावनी मिलेगा, या तो अपनी गलती को सुधार करें, निजीकरण जैसी समस्याओं पर निजात पाएँ, बेरोजगारी के लिए आपने रोजगार देने का वादा किया था उसको पूरा करें, अन्यथा हम आने वाली 24 तारीख को फिलहाल अपने ज्ञापन के माध्यम से डीएम महोदय को ज्ञापन देकर जो राष्ट्रपति तक जाएगा, उसमें हमारी ये प्रमुख मांगे होंगी, देश के लिए प्रमुख मांगे होंगी कि भैया एक तो निजीकरण जो है तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, निजी कंपनियों में भी दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड को आरक्षण दिए जाएँ, और जो देश में न्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसके लिए रोड जाम भी कर सकते हैं, चक्का जाम भी कर सकते हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती। अभी सर कुछ छात्र अपने रोजगार के लिए
धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे, मगर उनके ऊपर भी प्रशासन के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा जो हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में देखिए, ये जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, धनाढ्य लोगों की सरकार, इनको पेट की भूख का अंदाजा नहीं। अभी जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में जो किसान है उनको बर्बरता से लाठीचार्ज। किसान इस देश का पेट पालता है, हमें अनाज खिलाता है। देखिए, हम तो किसान भी नहीं, कि हमारे पास तो, हमारे समाज के पास तो जमीनें भी नहीं, लेकिन वो आधी रोटी भी जो हमें मिलती है देश के अंदर, वो किसानों की देन वहाँ से मिलती है। हम अपनी रोटी कमाने के लिए शिक्षा हासिल करके एजुकेशन की ओर जाते हैं, हमें ये रहता है कि भैया हमें नौकरियाँ मिलेंगी, हम अपने बच्चों को पास करेंगे। लेकिन इस सरकार ने रास्ते सारे बंद कर दिए। ये सरकार जो है पूर्णतया दलित विरोधी है। खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जाति को जमीन में गाड़ देना चाहती है, जिससे कि लोग आवाज़ न उठाएं। ये बहुजन समाज विरोधी सरकार, इस सरकार का पूर्ण वोट आकर्षण हूँ कि देश की जीडीपी जो नीचे जा रही है वो खुद नहीं जा रही है, वो लेकर जा रही है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग सन 2024 में चुनाव कराना नहीं चाहते। जब 2024 आएगा तो ये लोग कहेंगे कि देश की अस्मिता की बात है, भारत माता की बात है। जो लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव न लड़ने के पक्ष में होंगे, वो भारत के सिप्पे सलाहकार है, भारत देशभक्त है। और जो लोग चुनाव की बात करेंगे, जो लोकतंत्र की बात करेंगे, वो देशभक्त है। यह 100% 2024 में होने वाला है। इसको अगर कोई बचा सकता है देश में, तो इस देश का बहुजन बचा सकता है। इसको लड़ना होगा, इसको जेल जाना होगा, इसको सड़कें बंद करनी होंगी। अगर हम ये ना कर पाए तो अब इन्होंने मेरठ में स्थापित कर दिया है मनुस्मृति कोर्ट स्थापित कर दिया है मेरठ के अंदर। वो जल्दी आजमगढ़ में भी हो जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। वो पूरे भारत में धीरे धीरे करते हैं। मनुस्मृति सब जानते हो कि सबने पढ़ी होगी, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति के आधार पर ये जो मेरी बहनें दो यहाँ बैठी हुई हैं मुंह खोल करके, इनको अधिकार नहीं है। ये जो तुम बैठे हुए अच्छे कुर्सियों पर, तुमको अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में आपके अच्छे खाने पर प्रतिबंध है, आपके ओढ़ने पहनने पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जगह बोलने पर प्रतिबंध है। तो ये कानून जल्दी 24 के बाद लागू होगा। इस चीज को सोचिए, समझिए। राजनीति करने का बहुत समय रहेगा, लेकिन आज देश की अस्मिता बचाने की बात है। जब आपको इस देश के लोगों ने, इस देश की जनता ने यह कह दिया है कि भीम आर्मी देश का विशाल संगठन है, जब आरएसएस ये मान बैठा है कि उसकी टक्कर अगर उसके साथ कोई ले सकता है तो उसका नाम भीम आर्मी है, तो फिर इस देश की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आनी पड़ेगी। एक शब्द बार बार बोला जाता है, जय भीम जय मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब समझ लीजिए क्या है, जितना मेरी समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। मूल निवासी का मतलब है इस जमीन के असली मालिक, इस जमीन में पैदा हुए लोग, वो मूल निवासी है। और जमीन जिनकी होती है वो इस जमीन की रक्षा कर सकते हैं, बाहर से आए हुए लोग जमीन की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये देश आप लोगों का है, इस देश की रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। बात मुस्लिमों की चल रही थी, आसान भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, बहुत कुछ बताया। सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि जिस आइडियोलॉजी से हमारी लड़ाई है, जिसे मनु की औलाद कहते हैं, उनका एक सिप्पे सलाहकार, जिसे आज वो वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, हम भी उसे वीर सावरकर कहते हैं, जिस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, देश का बच्चा बच्चा युद्ध लड़ रहा था, उस समय उसने जेल से चिट्ठी लिख करके भेज दी थी कि मैं तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट करता हूँ और देश को बेचने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये उसने चिट्ठी लिख कर भेजी। मैं दूसरी ओर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग, वो फांसी खाने के लिए तैयार थे, वो फांसी चढ़ रहे थे। हम सब लोग सड़कों पर घूम रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो हमें समझना होगा हमारी लड़ाई किन लोगों के साथ। हमारी लड़ाई ही उन लोगों के साथ है जिन्होंने सदैव देश के साथ गद्दारी की है। आज देश में रहने वाले दलित को जब वो आंदोलन करता है, सूरज बोध जैसे लोगों को, जो छात्र हैं, ऐसे तमाम साथियों को नक्सली बता देते हैं, तुम लोग नक्सली। वो आज देश का मुसलमान, जिस मुसलमान की बात करते हैं, जिसकी जब आप नेट पर उंगलियां मारकर देखेंगे, देश में अगर आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई शहीद हुआ है तो वो लोग इस्लाम को मानने वाले लोग थे, जो सबसे ज्यादा शहीद मार करके देखे। आज उन लोगों को आतंकवादी बता दिया जाता है, उन लोगों के बाहर के बता दिया जाता है, जिन लोगों का डीएनए खुद का विदेशी हो, जो खुद यहाँ बाहर से आए हुए हो, वो हम लोगों को आतंकवादी और नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट, घर किसका, घर हमारा, बाहर किसका, बाहर हमारा, यहाँ की संपत्ति किसकी, वो हमारी, और उस पर राज करने वाले कौन, वो दूसरे लोग। 5000 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
भारत देश की महिलाओं को अधिकार दिए, यहाँ के छूतों को अधिकार दिए, पिछड़ों को अधिकार दिए, यहाँ की सवर्ण महिलाओं को अधिकार दिए, गरीब सवर्णों को भी अधिकार दिए, सबको सुरक्षा प्रदान की। लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग इतने निकम्मे और नाकारा हो गए कि 70-80 साल में ही भारतीय संविधान को दिल्ली में जलाने का काम कर रहा था। कितने नाकारा निकम्मे। क्या करना है चिड़िमड़ी आबादी का, क्या करना है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को जब लोग जला रहे थे हम उसका खुलकर विरोध भी ना करते। इसमें गलती हमारी नहीं। मेरे पिताजी जैसा मुझे सिखा कर गए हैं मैं वैसा काम आज कर रहा हूं, जैसा मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा वैसा काम होता है। हमारे जो सिपे सलाहकार हैं देश के अंदर, जिन्हें हम राजनेता कहते हैं, एमपी एमएलए विधायक कहते हैं, सीएम पीएम कहते हैं, जब उनके कान पर जू नहीं हिली तो हमें कहां से पता लगता। अभी 2 अप्रैल की लड़ाई आपने देखी होगी, अधिकारों की एक लड़ाई थी कि आपके एक एक्ट में बदलाव किया जा रहा था, पूरे देश में गुबार आया और आपने पूरा देश बंद कर दिया। उसमें आपके 13 भाई शहीद हुए। वो शहीद होने वाले कौन थे? जिनको आप वोट देकर बैठते हैं उनमें से किसी भी उनका एक भी रिश्तेदार या बच्चा नहीं था। वो शहीद होने वाले आप और हम में से वो आंदोलनकारी लोग। उनका शहीद हो जाना, चलिए समाज के लिए शहीद हुए, सबने शहीद की संज्ञा दे दी। लेकिन भारत के अंदर बहुजन समाज के नेता छोड़िए, दलित समाज के नेताओं की अगर बात लें तो बिहार के नेताओं पर भी कई हजार करोड़ की संपत्ति है। यूपी में भी दलित नेताओं पर कई हजार करोड़ की संपत्ति है। और नेता करो आसपास के प्रदेशों के नेता ले, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, जो छोटे छोटे नेता भी हैं, कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक। लेकिन भारत की राजनीति का एक भी दलित नेता ऐसा नहीं निकला जो उन 13 बच्चों के घर कुछ व्यवस्था बिठा सके, उन 13 बच्चों घर एक अनाज की बोरी भिजवा सके। इतने फकीर हैं आपके। सोचना पड़ेगा, सोचने का विषय है। ये देश के युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि अगर हम आज भी ना सोचे और भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे लगे रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और बुरा कोई नहीं होगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार देकर के चले गए हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ और बुरा नहीं होगा। सत्ता आती जाती रहती है, व्यवस्थाएं बदलती रहती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये सब जानते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जब महाराष्ट्र में रहे तो उन्होंने आरपीआई के लोगों को बहुत समझाया, कहा कि हम देश में इतने लोग हैं कि हम दिन के दिन अपनी सरकार बनाकर इस देश की सारी सत्ता हासिल कर सकते हैं। नहीं माने, आए निकलकर उत्तर भारत में चुना यूपी को अपना कार्य क्षेत्र, और यूपी के अंदर इतनी मेहनत की कि यूपी के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी, यहाँ तक दक्षिण तक भी, पूर्व तक भी अपनी राजनीति का लोहा में। आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे पिताजी अगर मुझे 2 घर दे गए, 2 बीघा जमीन दे गए हो, तो मेरा अधिकार उसको बेचकर चाट जाने का है या उसमें खेती करके उस जमीन को बढ़ा देने का है? बढ़ा देने का है ना। मेरा बाप जिस सत्ता को हमें दे करके गया उस सत्ता में लगातार हम पिछड़ते चले गए। लोगों ने अपने घर भरे लेकिन मूवमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। आज राजनीतिक तौर पर देश में बहुजनों की क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें बैकवर्ड के नेता हो, चाहे इसमें अल्पसंख्यक के नेता हो, चाहे इसमें शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के नेता हो, हमारा मूवमेंट अब एक जगह रुक गया। इस मूवमेंट को रुकने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज देश में लगातार निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। देश में निजीकरण बड़े पैमाने पर होने का कारण रीजन समझिए, कुछ नहीं है। वो सिर्फ देश से रिजर्वेशन को किसी भी तरीके से बैक कर देना चाहते हैं। जब एक बार रिजर्वेशन बैक होगा फिर ना तो तुम्हारी राजनीति में भागीदारी रहेगी, ना सरकारी नौकरियों में भागीदारी रहेगी, ना किसी ठेके में भागीदारी रहेगी। सब लोग तुम्हें बैक कर देंगे। निजीकरण का सिर्फ ये उनका ध्येय है। हमें सोचना पड़ेगा कि इस निजीकरण के खिलाफ हम सिर्फ ट्विटर और फेसबुक खेलेंगे या फिर सड़क पर निकलकर इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। जो लोग इस पर ट्विटर खेल रहे हैं उनको हम यहाँ सेट करके रखेंगे समय आने पर। यहाँ जिन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया ट्विटर खेल करके, उनको भी हम यहाँ सेट करके रखेंगे यहाँ। और जिन्होंने सड़क पर सीए एनआरसी का विरोध किया और जो सड़क पर इस निजीकरण का विरोध किया, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।